अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीनल सिस्टम स्टडी करेंगे। रीनल सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम हमारे जिस्म का निज़ाम में इखराज होता है। ये सिस्टम मुख्तलिफ़ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहले हमारी किडनीज़ यानी कि हमारे गुर्दे आ जाते हैं। हमारे जिस्म में 2 किडनीज़ पाई जाती हैं, राइट और लेफ़्ट पर। दोनों किडनीज़ में से ट्यूब्स बाहर निकलती हैं, जिनको हम यूरेटर्स कहते हैं। इन यूरेटर्स का काम किडनी से पेशाब को लेकर हमारे ब्लैडर तक पहुंचाना होता है। ब्लैडर से हमारा पेशाब यूरेथ्रा के थ्रू जिस्म से बाहर की तरफ खारिज होता है। अब किडनीज़ का फंक्शन क्या है? किडनीज़ हमारे पास हमारे जिस्म में मौजूद पानी यानी कि फ्लूइड और हमारे जिस्म में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमकियात को बैलेंस करती है। यानी हमारे जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड या ज़रूरत से ज़्यादा नमकियात भी नहीं पाई जाएँ और ना ही हमारे पास जो है कम मिक़दार में पानी या कम मिक़दार में नमकियात मौजूद हों। उसको बैलेंस करने का काम जो है वो हमारी किडनीज़ का है। इसके अलावा हमारे पास हमारे जिस्म से या हमारे खून से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स पाई जाती हैं, उनको यूरिन के थ्रू जो है वो हमारे जिस्म से बाहर निकालना, वो भी हमारे रीनल सिस्टम का काम है। अब रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम सिंपली यूटीआई भी कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमारे पास इन्फेक्शन हमारे पूरे रीनल सिस्टम में फैल सकती है। किडनीज़ में हो सकती है, ब्लैडर में हो सकती है, यूरेटर्स तक जा सकती है, यूरेथ्रिया सिर्फ यूरेथ्रा तक भी जो है हो सकती है। अब यूटीआई जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है किडनी की। ये हर तरह के लोगों को और तमाम उम्र के लोगों को जो है वो हमारे पास हो सकती है। मोस्टली यूटीआई जो है वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं और इसमें जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास होती है, क्योंकि ये हमारे पास माइल्ड से सिवियर की रेंज में पाई जाती हैं। कॉजेज़ जो हैं इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट हमारे पास कॉमन कॉज पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी हमारे पास मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एस्केरिशिया कोलाई पाया जाता है। ये हमारे पास जो है एस्केरिशिया कोलाई हमारी बॉडी में हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली पाया जाता है। अगर ये हमारी फीसेस के थ्रू किसी भी तरीके से अगर कंटामिनेशन हो जाए और जो है हमारे फीसेस के थ्रू जो है एस्केरिशिया कोलाई किसी भी तरीके से यूरेथ्रा के अंदर एंटर हो जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू यूटीआई कॉज हो सकती है। बैक्टीरिया के अलावा वायरसेस, फंजाई भी यूटीआई कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं जो कि यूटीआई का रीज़न होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट एंड एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे पास किसी भी पार्ट के अंदर कोई एनाटॉमिकल इशू हो या वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या नॉर्मल यूरिन का जो फ़्लो है, जैसे हमारे पास पथरी वगैरह पाई जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो रुक जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे पास इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकती है। अब हमारे पास यूटीआई की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लोअर यूटीआई, जिसको हम सिस्टाइटिस भी कहते हैं। यहाँ पर सिस्ट का टर्म जो है वो ब्लैडर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं कि यूरिनेशन जो है वो बार बार होती है और बार बार होने के साथ जो है हमारे पास पेनफुल यूरिनेशन होती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है यूरिनेशन के दौरान। तो ये हमारे पास लोअर यूटीआई की टाइप आ जाती है और उसके सिम्टम आ जाते हैं। अपर यूटीआई को हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो मेनली किडनीज़ को इन्फेक्ट करता है। इसमें हमारे पास फीवर हो सकता है, बैक पेन हो सकती है और फ्लैंक यानी कि हमारी बॉडी की जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पर भी पेन हो सकती है। पेशेंट को नौजिया भी फील हो सकता है। अब हम अगर जनरल सिम्टम्स की बात करें
तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बर्निंग सेंसेशन यानी पेशाब करते हुए जलन महसूस होना, जो यूरिन है वो हमारे पास क्लाउडी या उसके अंदर झाग वगैरह बन सकती है, या जो है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो उसमें से आ सकती है। विमेन की बात करें तो पेल्विस के अंदर पेन हो सकता है, ठीक है, और अपर यूटीआई के अंदर जो है फीवर और ठंड लगना, ये सारे मसाइल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, और यूरिन एनालिसिस के अंदर हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है, और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो मौजूद हैं या नहीं, या बैक्टीरिया ने कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर दी है, तो रेड ब्लड सेल भी यूरिन के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो हम ये सब चीज़ें जो है वो हमारे यूरिन एनालिसिस के अंदर चेक करते हैं। यूरिन एनालिसिस से फर्दर हमारे पास कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग आ जाती है। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो कि वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है या सिम्टम्स कॉज कर रहा है, ठीक है। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हमारे पास बैक्टीरिया के नाम के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी सजेस्ट की जाती हैं, ठीक है, और जिस तरह हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया आ जाता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो आपके यूरिन कल्चर के अंदर पाया गया है और उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट को लेनी चाहिए, तो वो टेस्ट के ऊपर ही मेंशन होता है। यूरिन एनालिसिस में सिर्फ आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो बताया जाएगा। कल्चर टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया है मौजूद है और उसकी एंटीबायोटिक कौन सी होगी, ये दोनों चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्योंकि बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। पेन हो सकती है पेशेंट को, तो पेन रिलीफ करने के लिए हम मेडिसिन देंगे। पेशेंट से हम कहेंगे कि वो अपना फ्लूइड इनटेक जो है वो इंक्रीज़ करे। अगर पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी बैक्टीरिया यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन इसमें आती है प्रेग्नेंट विमेन के अंदर और मेन के अंदर। प्रेग्नेंट विमेन के अंदर जो है यूटीआई का रिस्क ऑलरेडी ज़्यादा होता है। हमारे पास जो है इसकी अगर यूटीआई प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो उसको प्रॉम्प्टली ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ जो है वो बच्चे तक भी इन्फेक्शन जा सकती है। मर्दों में यूटीआई जो है वो इतना ज़्यादा जो है कॉमन नहीं है औरतों की निस्बत, तो इसमें हमारे पास मर्दों के अंदर जो यूटीआई का इशू होता है वो उनके प्रोस्टेट इश्यूज़ की वजह से हो सकती है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह हो उनके, तो तब जो है वो उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीनल स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन, या हम इसको वेसिकल स्टोन भी हम लोग कहते हैं। अब किडनीज़ में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स पाए जाते हैं, या रीनल सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स पाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जा सकते हैं। ये किडनीज़ के अंदर भी हो सकते हैं, यूरेटर्स के अंदर भी समटाइम्स स्टोन्स पाए जाते हैं और ब्लैडर के अंदर भी स्टोन्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो है किडनी स्टोन्स जो मुख्तलिफ़ तरीके के पाए जाते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है कैल्शियम स्टोन्स, ऑक्सलेट स्टोन्स और फॉस्फेट स्टोन्स, ठीक है। ये स्टोन्स जो हैं यूरिन में हमारे पास अगर ये सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज़ हों या पानी की कमी हो और उसकी वजह से ये जो हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में भी अगर ये सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं तो वो क्या होगा, कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे और पानी की कमी की वजह से वो फ्लश आउट नहीं होंगे बल्कि वो जो है वहीं पर क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और स्टोन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो पानी की कमी वन ऑफ द मेजर रीज़न है किडनी स्टोन्स होने का। सिम्टम्स में इसमें सिवियर पेन आ जाती है, बैक पर हो सकती है, साइड पर हो सकती है। पेन जो है वो बैक से स्टार्ट होकर लोअर एब्डोमेन और आपके ग्रोइन रीजन तक भी जो है वो जा सकती है। हेमाटूरिया यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड भी शामिल हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है अर्ज फील होगी, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा, नॉजिया वोमिटिंग भी पेशेंट को एक्सपीरियंस हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं और ज़्यादा सिवियर केसेस हो तो हम सिटी स्कैन करवा लेते हैं, जिसमें हम एक तो आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंस है हमारे पास स्टोन की या नहीं, उसका साइज़ कितना है और लोकेशन कहाँ पे है, तो वो हम इसमें चेक करेंगे।
अगर स्टोन स्मॉल इन साइज़ है तो हम उसको फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करवा कर ट्रीट कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट हो सकती है। और हमारे पास एक और तरीका पाया जाता है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें हम लोग साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और हम स्टोन्स को जिस्म के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं और पानी के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू जो है वो फिर स्टोन को हम लोग जिस्म से यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा यूरेट्रोस्कोपी पाई जाती है और यूरेट्रोस्कोपी में हमारे पास आ जाता है कि जो यूरेटर्स हैं उनको एग्ज़ामिन किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। मोस्टली मिड किडनी जो हमारे पास फिल्टरेशन सिस्टम है या लोअर हमारा किडनी का जो सिस्टम है उसके अंदर जो है वो हमारे पास उसको पूरा एग्ज़ामिन किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूरेट्रिक स्टोन्स, यानी कि यूरेटर के अंदर जो स्टोन्स पाए जाते हैं। ये स्टोन्स जो हैं हमारे पास रीनल स्टोन्स की तरह ही होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्लैंक पेन कॉज करते हैं। बैक पेन से ज़्यादा इसमें फ्लैंक पेन ज़्यादा कॉज होती है और इसमें जो है हेमाटयूरिया जो है वो वन ऑफ द मेन सिम्टम आता है। इसमें पेन जो है वो रेडिएट होके ग्रॉइन एरिया तक भी जा सकती है। डायग्नोसिस के लिए हम वही इमेजिंग स्टडी करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, इंट्रावेनस पाइलोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम में क्या होता है कि हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं वेन में और फिर हम विजुअलाइज करते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हमारा जो स्टोन है वो कहाँ पर मौजूद है, उसका साइज़ वगैरह जो है वो हम इसमें मेजर करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास आ जाते हैं कंजर्वेटिव मेजर्स। कंजर्वेटिव मेजर्स वो हमारे पास ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स को हम कंजर्वेटिव मेजर्स कहते हैं। अब इसमें हम फ्लूइड इनटेक पेशेंट का इंक्रीज़ करवा सकते हैं, पेन मैनेजमेंट करवा सकते हैं। मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपीज़ में हमारे पास मेडिकेशंस आ जाती हैं। इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास जो है हम शॉक थेरेपी करवा सकते हैं और हम जो है यूरेट्रोस्कोपी के थ्रू जो है स्टोन्स को इसमें हम लोग चेक भी करते हैं कि कहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा जो है वो हम उसको बाहर जो है जिस्म से बाहर भी निकाल सकते हैं। इसमें सर्जिकली प्रोसीजर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेसिकल स्टोन। वेसिकल ब्लैडर को कहा जाता है। सिस्ट का टर्म भी अगर रीनल सिस्टम की बात करें तो ब्लैडर के लिए इस्तेमाल होगा और वेसिकल का टर्म भी जो है वो ब्लैडर के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो हमारे मसाने में जो पथरियाँ पाई जाती हैं वो हमारे जो यूरिन के अंदर मौजूद मिनरल्स की क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होती हैं। इसमें लोअर एब्डोमेन पेन होगी, यूरिनेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि पथरी जो है वो यूरेथ्रा का रास्ता भी जो है वो बंद कर सकते हैं। हेमाटयूरिया हो सकता है, पेन हो सकती है और मर्दों के अंदर जो है पीनेस वगैरह में डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। डायग्नोसिस में इमेजिंग स्टडीज़ जो है वो हम कर सकते हैं जिस तरह बाकी हमने पहले हमने जो है वो बाकी स्टोन्स की स्टडीज़ में जो है वो हमने इमेजिंग स्टडीज़ की, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाएगा। पहले हम यूरेट्रोस्कोपी करवा रहे थे जब यूरेटर्स के अंदर स्टोन थे, यहाँ पे हम सिस्टोस्कोपी करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं। इसमें भी वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। स्मॉल स्टोन है तो वो हम फ्लूइड इनटेक के थ्रू जो है वो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। लार्ज स्टोन है तो वो हम उसको सिस्टोस्कोपी के थ्रू या लिथोट्रिप्सी के थ्रू जो है वो हम लोग शॉक वेव थेरेपी करके फिर हम उसको रिमूव करवा लेंगे। प्रिवेंशन इसमें हमारे पास आ जाती है कि पेशेंट्स जो कि प्रोन हैं, जिनको स्टोन्स हो सकते हैं या नॉर्मली भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपना एडिक्वेट वाटर इनटेक रखना चाहिए ताकि इस तरह के तमाम मसाइल से जो है वो बचा जा सके। अक्सर हमारे पास जो स्टोन बनते हैं, किस टाइप का स्टोन है उसके अकॉर्डिंग हम डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करते हैं। जैसे अगर कैल्शियम स्टोन्स हैं तो हम डाइट में से कैल्शियम के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिमूव करवा देते हैं। इसमें पेशेंट का रेगुलर फॉलोअप वगैरह होता है क्योंकि स्टोन जो हैं वो एक बार अगर बन जाएँ और पेशेंट जो है वो बाद में एहतियात ना करे, पानी का इंटेक फिर भी सही नहीं हो रहा तो वो दोबारा भी बन सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो इसमें रेगुलर फॉलोअप्स हम पेशेंट के रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीनल फेलियर।
रीनल फेलियर अब हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। अगर बॉडी में सडन चेंजेस आएँ या कोई सडन मेडिकल कंडीशन हो तो उस कंडीशन को हम एक्यूट कहते हैं। क्रॉनिक वो कंडीशंस होती हैं जो विद टाइम डेवलप होती हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशंस को हम क्रॉनिक कंडीशंस कहलाते हैं। तो रीनल फेलियर अगर सडन रीनल फेलियर है तो एक्यूट रीनल फेलियर कहलाएगा, और अगर ओवर टाइम जो है रीनल इश्यूज़ डेवलप हुए या सपोज़ पहले स्टोन्स बने और उसके बाद जो है जो किडनीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई और उसके बाद जो है वो हमारे पास रीनल फेलियर होना स्टार्ट हुआ, तो वो फिर हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर कहलाएगा। अब हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का कॉज हमारे पास क्या आता है। इसका कॉज जो है सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो सकता है ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए उस वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, किडनीज़ में इन्फेक्शन हो सकती है, वो हमारे पास जो है वो रीज़न आ सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरिनरी स्टेसिस यानी कि यूरिन जो है वो जिस्म के अंदर ही रहे, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बन सकती है और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये फेलियर भी कॉज कर सकता है। कुछ ड्रग्स या टॉक्सिन्स वगैरह का इस्तेमाल भी हमारे पास जो है ये रीनल फेलियर कॉज कर सकता है। डिक्रीज्ड हमारे पास यूरिन आउटपुट हो जाएगा इसके सिम्टम्स में, जिसको हम लोग ओलिगूरिया कहते हैं। ओलिगूरिया रिड्यूस्ड यूरिन प्रोडक्शन कहलाता है, और एन यूरिया हमारे पास एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन आता है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी यूरिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, क्योंकि जिस्म से पेशाब की सूरत में फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा है, तो हमारे पास मोस्टली लेग्स या आँखों के इर्द गिर्द जो है वो फिनेस हो सकती है, फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपरकेलेमिया यानी कि पोटाशियम लेवल्स जिस्म में हाई हो सकते हैं, और हमारे पास जो है अगर एसिडिक सब्सटेंसेस जिस्म के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा हैं और वो जिस्म से खारिज नहीं हो रहे, तो वो हमारे जिस्म में एसिडिटी कॉज कर सकते हैं, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को फटीग, कन्फ्यूजन, नोज़िया, ये सारे सिम्टम्स, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो जिस्म के अंदर या ब्लड के अंदर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे पास जो है वो पेशेंट को ये मसाइल आ सकते हैं। डायग्नोसिस जो है उसमें हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में भी हम क्रिटिनिन लेवल चेक करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं, हम लोग यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन आउटपुट कितना है वो हम चेक कर सकते हैं, यूरिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, जो यूरिन एनालिसिस होता है वही हम इसके अंदर करेंगे। इमेजिंग स्टडीज़ हो सकती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो हम इसमें करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले तो अंडरलाइंग कॉज को देखते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो उसके ख़िलाफ़ हम मेडिसिन देंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिमूव करवाएंगे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे, पानी का इंटेक जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगे। डिपेंड करता है, अगर तो पेशेंट की किडनीज़ बिल्कुल ही फेल हो चुकी हैं तो उसमें हम डायलिसिस पे भी पेशेंट को जो है वो ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमारे पास डायबिटीज़ वन ऑफ द कॉज हो सकती है, हाइपरटेंशन कॉज हो सकती है, ग्लोमेरुलस जो हमारा मेन फिल्ट्रेशन पार्ट होता है हमारी किडनी का, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, किडनीज़ के अंदर सिस्ट बन सकती हैं, तो ये सब हमारे पास जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज कर सकती हैं। सिम्टम्स में फटीग फील होगी, वीकनेस फील होगी, अनीमिया भी हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि किडनीज़ हमारे पास एक प्रोटीन बनाती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये प्रोटीन क्या करती है, ये रेड ब्लड सेल्स की बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाता है। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा तो हमारे पास जो है वो खून की कमी पेशेंट के अंदर पाई जा सकती है। इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है, एडिमा हो जाएगा, स्पेशली लेग्स के अंदर वो एडिमा पाया जाएगा। हाइपरटेंशन जो है वो पेशेंट को रह सकती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही, जिस खून की जो नमकियात हैं वो हमारे पास वो फ्लश आउट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट को। और वही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होंगे तो हम उसमें सोडियम के अलावा पोटाशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये इनके भी जो है वो हमारे पास इम्बैलेंसेस हो सकते हैं।
यूरिनेशन नाइट के टाइम पे जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, जिसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे और इमेजिंग स्टडीज़ करवाएंगे। ट्रीटमेंट में इसमें भी हम अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन को हम लोग देखेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, डाइटरी चेंजेस करवाएंगे, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, इन सब का इंटेक जो है वो हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मेडिकेशन ऐसी देंगे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अनीमिया जो है उसको करेक्ट कर सकें और जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बैलेंस मैनेज कर सके बॉडी के अंदर। डायलिसिस कर सकते हैं और अगर सिवियर एक्सट्रीम हमारे पास बिल्कुल ही अगर फंक्शन लॉस हो चुका हुआ है किडनी का, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ऑप्शन हमारे पास बच जाती है। इससे आगे हमारे पास प्रोस्टैटिक डिजीज़ आती है। प्रोस्टेट हमारे पास मर्दों के जिस्म में एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि बिल्कुल वॉलनट साइज ग्लैंड होता है और ब्लैडर के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इस ग्लैंड का बेसिक काम जो है सीमेन प्रोडक्शन में ये पार्ट प्ले करता है और इसकी मर्दों की एज के साथ साथ जो है वो इसमें मुख्तलिफ जो है वो इश्यूज़ पाए जा सकते हैं, जिसमें आ सकता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया। ये हमारे पास एक नॉन कैंसरस इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये मर्दों में बुढ़ापे के साथ साथ जो है प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ करवाने का रीज़न बनता है। सिम्टम्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, स्पेशली नॉक्चूरिया होता है पेशेंट को, ठीक है। डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग हमारे पास यूरिनेशन जो है करना और दरमियान में जो यूरिनेशन का जो मेन स्ट्रीम है उसको मेंटेन रखना भी जो है वो पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। वीक या इंटरप्टेड यूरिनरी स्ट्रीम पेशेंट को फील होती है और एट द एंड पेशेंट को ब्लैडर बिल्कुल एम्प्टी, जो ब्लैडर एम्प्टी होने की फीलिंग होती है वो पेशेंट को फील नहीं होती है इसमें, यानी कि ब्लैडर के अंदर प्रोस्टेट का साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से यूरिन जो है वो बच जाता है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करते हैं, यानी कि हम अपने फिंगर्स या हाथों के थ्रू जो है वो हम लोग असेस करते हैं प्रोस्टेट का साइज़। उसके बाद हमारे पास प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का इस्तेमाल होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जो कि हम लोग अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर ये स्पेसिफिक एंटीजन पाई जाती है तो वो कैंसर को डिनोट कर सकती है। ट्रांसरेक्टल हमारे पास अल्ट्रासाउंड आता है, सिस्टोस्कोपी करवाया जा सकता है। ट्रांसरेक्टल का मतलब है कि हमारा जो अल्ट्रासाउंड है वो हम रेक्टम के थ्रू जो है करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड की मशीन में जो ट्रांसड्यूसर पाया जाता है वो हम रेक्टम के थ्रू के ऊपर रखकर फिर हम जो है वहाँ से अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिकेशंस आ जाती हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स हम देते हैं पेशेंट को। अल्फ़ा ब्लॉकर्स हमारे पास वो मेडिसिन पाई जाती हैं जो हमारे जिस्म के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं, तो वो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर सिवियर कोई केस है तो हम उसमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स यानी कि सर्जरी वगैरह भी करवा सकते हैं। प्रोस्टाइटिस बेसिकली प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं हम। इसमें सिम्टम्स जो हैं वो पेन फील हो सकती है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, यूरिनेशन करते हुए पेन फील हो सकती है, यूरिनेशन बार बार हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, फिर बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है पेशेंट को। तो ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। टाइप्स में हमारे पास एक्यूट पर टाइप आ जाती है, क्रॉनिक आ जाती है। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम आ जाता है, इसमें जो है वो पेल्विस के अंदर हमारे पास विद टाइम पेन डेवलप होती है, वो फिर कंसिस्टेंट जो है वो रहती है। एसिम्टोमेटिक इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है, यानी कि कोई सिम्टम ही हमारे पास मौजूद ना हो। डायग्नोसिस के लिए हम डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम करेंगे, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन कल्चर का इस्तेमाल हो सकता है। प्रोस्टेट मसाज जो है यानी कि डिजिटली जो है वो हम लोग फिर उसको चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ वगैरह हम जो है वो इसमें देखते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स हमारे पास आ जाती हैं, पेन रिलीवर आ सकते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जो है वो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोस्टेट कैंसर।
प्रोस्टेट कैंसर यानी कि हमारे पास जो प्रोस्टेट के नॉर्मल जो सेल्स थे वो अब कैंसरस सेल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। रिस्क फैक्टर्स जो है इसमें एज आ जाती है, मर्दों में फैमिली हिस्ट्री भी इसमें काउंट होती है, और रेस यानी कि नस्ल भी काउंट होती है। मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन मेन के अंदर जो है ये बीमारी पाई जाती है। सिम्टम्स जो है अर्ली स्टेजेस एसिम्टोमेटिक होती है। लेटर स्टेज जो है उसमें यूरिनेशन करने में मुश्किल हो सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, पेन हो सकती है, वेट लॉस एक्सट्रीम हो सकता है पेशेंट का। इसमें भी हमारे पास जो है मेन टेस्ट पीएसए आ जाता है, और उसके अलावा बाकी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, और डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम हमारे पास आ जाएगा। ट्रीटमेंट जो है इसमें एक्टिव सर्वेलेंस फॉर लो रिस्क केसेस। इसमें हमारे पास जैसे ही कैंसर डायग्नोस होता है हम पेशेंट को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और पेशेंट का सारा ऑब्जर्वेशन करके फिर उसकी मेडिकेशन और ट्रीटमेंट डिसाइड करके फ़ौरन से ही जो है वो हम स्टार्ट करवा देते हैं। इसमें सर्जरी भी हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, रेडिएशन थेरेपी भी हो सकती है, हार्मोन थेरेपी, मेडिसिन वगैरह के थ्रू हम हार्मोन्स भी पेशेंट को दे सकते हैं ताकि ये कंट्रोल हो सके। कीमोथेरेपी, अगर एडवांस केस है तो हम कीमोथेरेपी भी जो है वो पेशेंट को सजेस्ट करेंगे।